बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक जी। लें जी, आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। और यहाँ से आपके दो न्यूमेरिकल जनरेट होंगे बेटा। एक हमारा सैलरीड इंडिविजुअल और एक हमारा सॉरी सर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, और एक हमारा ईओपी का न्यूमेरिकल। और यहाँ पे कुछ दो तीन चीजें ऐसे भी आएंगी जो मैं कैपिटल गेन अदर सोर्सेज की एक या दो लाइनें छोड़ आया हूँ, और वहां से ये सिंक्रोनाइज्ड होंगी। और माशाल्लाह जी 9 बजे क्लास है, तो 39 है जी खैर से। और 9 बज के 12 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, बिजनेस बिजनेस है क्या जी? जो भी को काम आप जिससे बिजनेस है जी। चीजें आप खरीद के बेचें, चीजें आप बना के बेचें, आप सर्विसेज हैं, काम करते हैं। उसने स्कोप बिजनेस का बहुत बढ़ा दिया। उसने आपका स्कोप बहुत बढ़ा दिया कि जी कोई भी एडवेंचर आप करते हैं इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर, तो वो बिजनेस है। जैसे मैंने आपको कहा कि वैसे हम कहें जी प्लॉट लेके बेचा, तो वो कैपिटल गेन आ गया। हम कहें जी मैंने सोना लेके बेचा, कैपिटल गेन आ गया। एक वो बाजार में बैठा हक चेन ज्वेलर्स, फलान ज्वेलर्स, दुबई ज्वेलर्स, कलकत्ता ज्वेलर्स, बेटा वो इनका बिजनेस है। डिफरेंस समझिए दोनों में। वो उसकी रकरिंग नेचर है, उसका काम ही सोना खरीद के बेचना है। एक बंदा प्रॉपर्टी डेवलप करके 2 कनाल का उसने एरिया लिया, उसने उसने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, वो बेचा, डेट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। वो मूल प्रॉपर्टी में नहीं जाए, वो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा मुझे प्रॉफिट डेट मिलेगा तो वो इनकम मदर सोर्स में आएगा। बैंक को भी तो मार्कअप में रिसीव होता है। बैंक का मेजर काम क्या होता है? मार्कअप रिसीव करना। मार्कअप रिसीव करना बैंक का क्या काम होता है? मार्कअप रिसीव करना। लेकिन वो बैंक इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। उसकी जो इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। एम्प्लॉयमेंट आपको पता है कि वो तो बिजनेस में नहीं आ सकती। खैर एम्प्लॉयमेंट तो नौकरी है, वो हम वैसे भी अलहदा इनकम सैलरी में पढ़ आए हैं। अब कौन सी इनकम मतलब मैं कहूँ टिप्स, हाँ जी बिजनेस है जी, इसमें कौन सी कोई बात है जी। पार्कर हैंडल बिजनेस है, क्रीसेंट, HBL, MCB, ये सारे बिजनेस हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं चीज बना के बेच रहा हूँ और फीस बिलेला बेच रहा हूँ। मुझे घर में चीज 10 रुपए की पड़ती है, मैं 9 रुपए की बेच रहा हूँ। ये जो आपकी वो है ना खिदमत खल्क, वो सिर्फ खिदमत खल्क तो आपकी हो सकती है, हाँ जी वो आप की हो सकती है। आप किसी की मदद करते हैं, आप सर्विस में आ जाएं, आप किसी को फ्री आप पढ़ा दें, आप किसी को इलाज करवा दें, आप हॉस्पिटल खोल लें, आप एजुकेशन आ जाएं। अब मैं कहूँ जी मैं मार्केट बना के बेचता हूँ, फीस भी ले रहा, तो वो दैट इज डजंट फॉल अंडर दिस नेचर। कोई भी काम करते हैं, प्रॉफिट गेन्स फॉर एनी बिजनेस कैरिड ऑन ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आप जाहिर है 1 साल का हिसाब हमने सरकार को देना ना जी। तो किसी भी किस्म का मैं जैसे प्रॉफिट या गेन अर्न करूं, सेल ऑफ गुड्स अर्न करूं, कोई प्रोफेशन है, कोई चैम्बर है, कोई कुछ है, या फेयर मार्केट वैल्यू मुझे आ जाए। फेयर मार्केट वैल्यू से या बेनिफिट से ये मुराद है जो नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं कि आप ये कह लें कि मैंने किसी ट्रेवल एजेंट की कंसल्टेंसी की। एक ट्रेवल एजेंट था, मैंने उसकी कंसल्टेंसी की। उसने कहा जी मुझे बिल कितना होगा? मैंने कहा जी 1 लाख रुपया। कहता है मैं देता हूँ। थोड़े दिनों बाद मुझे बाहर जाने की जरूरत पेश आई, और मैंने उससे कहा जी मुझे यूके की टिकट दे दें। अब मैंने उससे कहा कि मुझे यूके की टिकट, वो कहता है यूके की टिकट है जी 1,10,000 की। मैंने कहा अच्छा यार ये लो 10,000 रुपया, मेरा तुम्हारा खाता नील हो गया, मेरा तुम्हारा खाता जीरो हो गया, और मैं उस 1 लाख को अपनी इनकम बुक ना करूं। लॉ कहता गलत है। बेसिकली तो मैंने उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बेनिफिट ड्रा कर लिया। तो जो 1 लाख रुपया मैंने एडजस्ट किया ट्रेवल एजेंट के अगेंस्ट, दैट शुड बी द ट्रीटेड एज एन इनकम ऑफ माइन।
फिर ये नीचे से स्टेट बैंक का हवाला दिया बाज का। ये आप ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मार्कअप आप पीछे बैंकों की पॉलिसी रही कि जहां डिफॉल्ट कर गए, डिफॉल्ट का मतलब है तो वहां उन्होंने मार्कअप बुक किया हुआ था और बाद में मार्कअप जो है वो आपको माफ कर दिया गया। अब मैंने अगर मार्कअप पहले बुक किया है तो इसका मतलब मैंने एक्सपेंस क्लेम किया, बेशक मैंने पे नहीं किया। अच्छा, बिजनेस हमेशा ही ऑलमोस्ट अक्रूवल सिस्टम पे चलता है। बिजनेस की जितनी भी अकाउंटिंग है ना वो सारी की सारी ऑलमोस्ट अक्रूवल सिस्टम पे चलती है। हाँ, प्रोफेशन जो है ना वो रियलाइज बेसिस पे चलता है। मसलन कॉलेज में मुझे जो फीसें 30 जून तक आ जाती हैं मैं उसी को इनकम दिखाता हूँ। प्रोफेशन में भी जो मुझे फीसें 30 जून तक रिसीव हो जाती है बैंक में, मैं अपने डेटर्स को अपनी इनकम नहीं दिखाता। उसकी वजह है बेटा, उसकी वजह क्या है कि जी आपका आप मैं कैसे आपका डेटर बुक कर लूं, मुझे अब ये बताएं। आपने मैडम के पास आना है, मुझे 2,000 रुपये डिस्काउंट दे दें, मैडम ने 2,000 रुपया तर्स का डिस्काउंट दे दिया, मैं 10,000 रुपये टैक्स पहले दे दूं। सेम विद द केस विद द प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन में भी ऐसे होता है। मैंने बिल बुक किया जी, किसी को मैंने बिल किया 1 लाख, किसी को वो आया जी ओ एम एस साहब 10,000 छाड़ दो 40,000 कर लो जी। तो इसलिए प्रोफेशन में नॉर्मली सर्विस सेक्टर में रियलाइज बेसिस पे जाता है, लेकिन जो हमारा बिजनेस है, कंपनी है, एओपी है, एवरीवेयर इज एन अक्रूवल सिस्टम पे सारे का सारा जो है वो चलता है। तो मैंने मार्कअप बुक कर लिया, मार्कअप पेबल मैंने नहीं डाल ली, सबसे एक्सपेंस मुझे अलाउ हो गया 1 साल में। अगले साल बैंक ने मुझे मार्कअप माफ कर दिया, तो बेटा मेरी मार्कअप इनकम बन गई, क्योंकि मैंने पहले एक्सपेंस क्लेम कर किया था। और जो भी मैं एक्सपेंस क्लेम करता हूँ, मुझे टैक्स कैसे होता है, एक बात और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे टैक्स कैसे होता है, देखो मैं मैं मार्कर बना के बेचता हूँ, चलिए अब ये मेरी फैक्ट्री है। अब इंट्रो के अकाउंट्स आपने पड़े हुए हैं, सेल है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल में आपकी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट्स है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, ये आपने पढ़ा हुआ ना जी, फिनिश गुड्स की सारी एडजस्टमेंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल बन गई, आपकी फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है, देन जीपी है, देन आपकी एडमन है, देन आपके सेलिंग है, देन आपके फाइनेंशियल्स हैं, एंड दिस इज ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स इज एप्लीकेबल, आप जितने एक्सपेंडिचर डालते जाएंगे प्रॉफिट कम होता जाएगा, टैक्स कम होता जाएगा। तो बिजनेस से मुझे भी टैक्स, कॉलेज को भी टैक्स इसी तरह लगता है, आपकी फीसिस माइनस मेरी सैलरीज, मेरी लेक्चर कॉस्ट, मेरा रेंट, मेरा बिजली का बिल, मेरा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, और मेरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेरी एफिलिएशन फीस, मेरे कोई बैंक चार्जेस, ये सारा कुछ लेस करने के बाद व्हाट्स द रेजिडुअल प्रॉफिट इज डेट टू बी टैक्स्ड ऑफ द टिप्स एजुकेशन फाउंडेशन। आगे चलेंगे। हाँ जी, कोई आप इनकम फ्रॉम दी हायर एंड ऑफ लीज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, की लीजिंग कंपनीज आपकी मशीन्स लीज करती हैं, गाड़ियां लीज करती हैं, उनकी इनकम भी इनकम बिजनेस में जाएगी। मैनेजमेंट फी बाय द मैनेजमेंट कंपनी, ये मुदारबा में है जी, मुदारबा ये भी एक बिजनेस है, वो बकायदा कोई फी चार्ज करती है कोई मैनेजमेंट कंपनी मुदारबा को मैनेज करने के लिए। मुदारबा ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, आपको पता है। तो उनकी जो इनकम है डेट शुड बी द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यही बात जो मैं कह रहा था कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इनकम जो है वो इनकम बिजनेस में जाएगी। और कोई और अगर मेरे जैसे कोई पर्सन रिसीव करेगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। इसी तरह लीज्ड एसेट्स है जी, लीजिंग कौन करता है, स्केड्यूल बैंक भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी करते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन भी करते हैं, आपकी एचबीएफसी है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन, उसको भी मार्कअप रिसीव होता है। बेसिकली तो ये सारे का सारा, आप उसको जो मर्जी कह लें, आप इस्लामी कह लें, आप व्हाट्सएवर कुछ, लेकिन इन शॉर्ट वो कोई ना कोई प्रिंसिपल के ऊपर जो आपको अमाउंट रिसीव होती है डेट इज जस्ट अ मार्कअप, वो भी सारा इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा जी, ये बात बड़ी, ये बात अब मैं ना आपको समझाता हूँ, प्लेन पेज पे आइएगा जी। बेटा इनकम टैक्स क्या कहता है जी, इनकम टैक्स कहता है जी बिजनेस दो तरह के, एक है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, एक है स्पेकुलेशन बिजनेस।
डिफरेंस क्या है? उसने स्पेकुलेटिव बिजनेस को डिफाइन कर दिया। उसने क्या किया? स्पेकुलेटिव बिजनेस को डिफाइन कर दिया। उसने कहा जी ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इसके अलावा सारे बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन। मसलन कॉलेज नॉन स्पेकुलेशन, पार्कर एंडल नॉन स्पेकुलेशन, क्रीसेंट नॉन स्पेकुलेशन, एचपीएल नॉन स्पेकुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन। वो स्पेशल कहता भी है जी यहाँ पे आके कि नॉन स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन ही है। तो बेटा फिर स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है? व्हाट इज स्पेकुलेशन बिजनेस? बात समझिए, जरा एग्जांपल दे रहा हूं। मिस्टर ए के पास एक प्लॉट है, ये सेलर है और मिस्टर बी बायर है। मिस्टर बी इन दोनों के दरमियान तय पाया कि ये प्लॉट बिक जाएगा 10 मिलियन का। मिस्टर बी खरीदेगा और मिस्टर ई बेचेगा। मिस्टर ए कहता तुम मेरे से 4 मिलियन ले लो, डाउन पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट आज ही। 22 और 28 है, चलिए हम 22 कर लेते हैं, 2021 को। बाकी 6 मिलियन मैं आपको बैलेंस दूंगा 31 अगस्त को 21 को, और प्लॉट अपने नाम करवा लूंगा। वो कहता ठीक है 6 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हें जाके बयान दे दूंगा। आपको पता है वो पटवारी के पास जाके बयान देना होता है कि ये मैंने प्लॉट बेच दिया, इतने पैसे ले लिए हैं, रजिस्ट्री होती है, टाइटल होगा। तो ये तो अभी एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। ये क्या हुआ है? एग्रीमेंट टू सेल। अब मिस्टर सी, क्या प्लॉट मिस्टर बी के नाम हो गया? आज आज मिस्टर बी के नाम प्लॉट नहीं हुआ। मिस्टर सी ने मिस्टर बी को अप्रोच किया, यार मैंने को प्लॉट चाहिए, को प्लॉट है तुम्हारी नजर में? कहता हाँ जी है, ये वाला प्लॉट है। मिस्टर बी कहता है मिस्टर सी कहता है कितने का प्लॉट है? कहता है ये 12 मिलियन का। मिस्टर सी कहता है रेडी टू परचेज। मिस्टर सी कहता है रेडी टू परचेज। अब मिस्टर बी मिस्टर सी से कहता है कि जनाब तुमने कुछ मुझे अभी पेमेंट कर दो और बाकी पेमेंट तुम मुझे 31 अगस्त को करना। उसको बताता ही नहीं है। मिस्टर बी कहता है कुछ पेमेंट तुम मुझे अभी कर दो, बाकी पेमेंट तुम मुझे 6 मिलियन की पेमेंट तुम मुझे 31 अगस्त को करना। मिस्टर बी ने 6 मिलियन ले लिए पहले डाउन पेमेंट, और 6 मिलियन बैलेंस उसको कहा कि तुम मुझे 31 अगस्त को देना। 31 अगस्त को मिस्टर सी 6 मिलियन लेके मिस्टर बी के पास गया। मिस्टर बी ने जाके वो पैसे मिस्टर ए को दिए और मिस्टर ए से कहा प्लाट जो है मिस्टर सी के नाम कर दो, मुझे नहीं, मैं नहीं खरीद रहा। मिस्टर ए को तो पैसे पूरे मिल गए। सिर्फ क्या हुआ क्या है कि मिस्टर बी ने वो प्लॉट बारों बार बेच दिया। पंजाबी में क्या कहते हैं? बारों बार बेच दिया, विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल इन इट्स ओन नेम। अगर आपको चीज बेचते हैं वो ला कहता है स्पेकुलेशन बिजनेस। यहां पे मिस्टर बी ने कुछ कमा लिया, हाँ जी 2 मिलियन कमा लिया उसने। वो सरकार के खजाने में आया, सरकार के कागजों में आया? कोई नहीं आया जी। अब वो सरकार को बताए या ना बताए, मर्जी है जी सर उसकी। बज़ाहिर सौदा किसका हो गया? मिस्टर ए का और मिस्टर सी का, जो डॉक्यूमेंटेड हुआ। मिस्टर बी दरमियान में प्रॉफिट भी अर्न कर गया, लेकिन मिस्टर बी जो है वो कहीं डॉक्यूमेंट्स में नहीं आया। दैट इज कॉल्ड द स्पेकुलेशन बिजनेस। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? नहीं, टैक्स देगा वो, टैक्स देना चाहिए, दे देगा। टैक्स तो है, वो बताए ना बताए, बता देगा तो उसकी मेहरबानी है, पकड़ा उखा जाता है। एनी क्वेश्चन जी? आतिफ नहीं, मुझे पानी तो मेरे जी आतिफ। सर इसमें स्पेकुलेशन बिजनेस में इसका लीगल और इलीगल होना भी मैटर करता है कि जैसे नहीं अभी को, नहीं बी को, किसी नहीं जगह को, पे भी नहीं आया। नहीं कोई लीगल नहीं है ये। ठीक है सर। लॉ खुद अलाउ कर रहा है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं,
मैं आपको वेरी इंटरेस्टिंग एक और एग्जांपल दूं। वन ऑफ माय क्लाइंट अप्रोचेस मी इन 2012। मैं आपको एग्जांपल एक और दे देता हूं। वो खैर मुझे नहीं पता था, उसको कोई नोटिस शोटिस आया था लंबा चौड़ा, उसने मुझे अप्रोच किया कि जी आप मेरे अकाउंट्स मैनेज करेंगे। और वो एक बैरियर टाउन में वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता था, कमर्शियल प्लॉट खरीदता भी नहीं था, जिसका होता था उसको अप्रोच करता था, उसको कहता था आप पार्टनरशिप करें। प्लॉट बुड़ को नहीं खरीदा, उसने ऊपर बिल्डिंग बनाई, ऐलान किया। हमारे यहाँ बहुत स्पेकुलेशन बिजनेस होता है। ऐलान किया, उसने कहा जी ये यूनिट मिस्टर ए ने खरीद लिया, ये यूनिट बी ने खरीद लिया, ये यूनिट सी ने खरीद लिया, थोड़ी थोड़ी डाउन पेमेंट दे के। अच्छा, जब रजिस्ट्री की बारी आई ना, तो खरीदा मिस्टर ए ने था और सेल हुआ जी मिस्टर ई को, यानी कि प्लाट 6 बिक गया। फाइल जिसको कहते हैं फाइल बिकना, अब वो आप समझते होंगे, अब फाइल बिक गई जी। ये जब फाइल बिकती है ना, ये सारे का सारा स्पेकुलेशन बिजनेस है, और हमारे यहाँ कितनी कॉमन है। अच्छा, ये खुदा के बंदे ने क्या किया, ये जो मेरा उस वक्त प्रपोज क्लाइंट था, खैर अब तो वो रेगुलर क्लाइंट है, उसने क्या किया कि उसने सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेता रहा। मिस्टर ए कहते हैं मैंने फाइल बी को भेज दी, और मिस्टर बी के पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले लिए। थोड़ी देर बाद बी आया जी 2 किस्तें दे गए, मैंने सी को भेज दी, वो अपने बैंक में पैसे ले लिए। मैंने कहा जी आपकी पूरी बुक्स लिखेंगे, आपका जो बिजनेस आप डिक्लेयर कर बैठे हैं वो आपका वो रिकैलकुलेट करेंगे पूरा, और देन आपके आप टैक्स भी कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने उससे ऐसे अपनी फीस कोड करने के लिए मैंने उसको दादा से पूछा, मैंने कहा आप, इंडिविजुअल था वो, ही इज इंडिविजुअल मैन। मैंने कहा आपके बैंक अकाउंट कितने हैं जी? 34। मैंने उसके बाद उसके बैंक अकाउंट्स लिखने शुरू किए। ज़ाहिर जब आप बैंक अकाउंट्स की बुक्स राइटिंग करेंगे तो आपको ज़ाहिर है हर ट्रांजैक्शन को ट्रेल करना है। तो बाद में अब उसके बैंक अकाउंट दरियाफ्त हुए 76। फिर उसकी मैंने रिटर्न रिवाइज की, रिटर्न रिवाइज करके उसके मैंने टैक्स और दिलवाया। वो उसके पीछे FIA लगी हुई थी कि यार ये इंडिविजुअल बिजनेस है, इतना बड़े बैंक अकाउंट है, उसने डिक्लेयर। अच्छा, उसका कोई वकील था पेशावर का, उसने उसकी सिर्फ रेंटल इनकम डिक्लेयर की हुई थी 6 लाख बस। 6 लाख रेंटल इनकम, 10,000 टैक्स रिटर्न फाइल की हुई थी, 76 बैंक अकाउंट। तो FIA ने पीछे लगना था। रिकैलकुलेट करके उससे मैंने को 20-25 लाख रुपया तकरीबन, नहीं 4-5 मिलियन टैक्स उसका पे करवाया। दिस इज बेसिकली सारा स्पेकुलेशन बिजनेस उसने किया था। और बाद में नोटिस आया, बड़े मजे की बात है, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बल्कि आज भी मेरा केस है। तो उसमें मैंने मैंने वो अफसर मुझे कहता है ये कौन सा बिजनेस होता है, मैंने किताब खोल के उसके सामने रख दी। यानी कि उस बंदे ने, खुदा के बंदे ने कई किताब भी नहीं पढ़ते। मैंने कहा ये क्या लिखा हो ये देखें। दिस इज स्पेकुलेशन। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? इसको म्यूट कर दें। नहीं जी, अब उसके डेफिनेशन में दोबारा आइए। Speculation business means any business in which a contract for the purchase and sale of any commodity, including stock and shares, is periodically ultimately settled. अच्छा, ये otherwise than by the actual delivery or transfer for the commodity, but doesn't include the business. अच्छा जी, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस फॉल करता है, ये एक्सेप्शन है जी। ये स्पेकुलेटिव बिजनेस फॉल नहीं करती, यहाँ पे लिख लें, ये स्पेकुलेशन बिजनेस में फॉल नहीं करते। ये स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस भी बाज का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ खेला जाता है जी। मैं जी 31 दिसंबर को शेयर खरीद लूंगा और 2 जनवरी को बेच दूंगा। अच्छा, खरीदे है ही नहीं है, शेयर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 31 दिसंबर को जी मैं इतने शेयर बेच दूंगा, खरीदे है ही नहीं। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। एक तो आज आप खरीदें, एक आप कहते हैं देखेंगे जी पर परसों जो प्राइस होगी उस पर खरीद लेते हैं, एडवांस बुकिंग पे शेयर खरीद लिए। स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस लॉ कहता है स्पेकुलेशन नहीं है, वो नॉन स्पेकुलेशन ही कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा,
अब ये दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं जी। अब बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन पेज पे जाएगी। मिस्टर ए, यानी कि ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। एग्जांपल मैं किसकी दे रहा हूं, स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। मैंने मार्कर बनाने का प्लान लगाया, मार्कर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया। मेरी एनुअल प्रोडक्शन थी 1 मिलियन मार्कर से। मिस्टर बी ने मुझे कहा कि ये मैं मार्कर पूरे 1 मिलियन मार्कर खरीद लूंगा। कितने का? मैंने कहा ठीक है, 30 रुपए का बेचने को तैयार हूं पर मार्कर। अभी फैक्ट्री लगी, हमने मार्कर बनानी शुरू की है। मिस्टर बी मिस्टर बी के साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया। अब मुझे क्या फिक्र है मिस्टर ए को? मुझे फिक्र है इसके रॉ मटेरियल की, वो ना महंगा हो जाए। मैंने तो अपनी कॉस्टिंग करके 20 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। मिस्टर सी का रॉ मटेरियल बेचता है। क्या मैं इसके साथ फौरन वायदा करूंगा 1 साल के लिए कि मुझे इसका रॉ मटेरियल फिक्स प्राइस पे बेच दे? जाहिर है मैंने अपनी, ये ना बाद में रॉ मटेरियल महंगा हो जाए और मुझे मार्कर पड़े 35 रुपए का और मैं बेचू 30 रुपए का, तो भाईजान मैं तो 2 महीने फैक्ट्री बंद करके घर चला जाऊंगा। कॉस्ट ऑफ सेल से कोई बंदा भी सस्ती चीज नहीं बेचता। एटलीस्ट वो जीपी तो अपना देखता है ना जी। अगर मैं मिस्टर बी से मुआयदा कर लेता हूँ और मैं मिस्टर सी से मुआयदा कर ले रॉ मटेरियल का और मिस्टर बी से मुआयदा कर लेता हूँ सेल ऑफ मार्कर का, ये भी क्या एक्चुअल तो अभी नहीं हुआ कुछ भी ना जी। तो कहता है ये भी आपका जो है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? तीसरी चीज, एनी क्वेश्चन जी? किसी का कोई सवाल तो बोलना जी। चलिए जी। अच्छा जी, अगली बात क्या है? अच्छा, मुझे को बताएगा कि इंपोर्टर जो है पेमेंट किस शेप में करता है? इंपोर्टर किसी बाहर को पेमेंट करनी ब्राउन को, तो वो किस शेप में करता है? एनीबॉडी? मिस्टर ब्राउन को पेमेंट करनी है जी, अलिया था। सर जहाँ से इंपोर्ट कर रहा है उसकी करेंसी में करेगा। नहीं, नॉर्मली क्या चलता है? डॉलर। डॉलर। बस ठीक है, डॉलर। डॉलर में पेमेंट करेगा। और डॉलर वो खुद छापेगा? नहीं, वो डॉलर परचेज करेगा, बाई करेगा। किससे? बैंक से। अच्छा, एक्सपोर्टर क्या करता है? एक्सपोर्टर अपने डॉलर जो बाहर से आते हैं वो सेल करता है। किसको? बैंक को। और वो जाते हैं सरकार के पास, सरकार से देती कर्जे। इसलिए हर मुल्क इंपोर्टर की हौसला शिकनी करता है और एक्सपोर्टर की दिल रुबाई करता है। और बड़ा मैंने स्कील लफ्ज बोल दिया। एक्सपोर्टर को हमेशा वो, क्योंकि एक्सपोर्टर मुल्क में डॉलर लेके आ रहा है, इंपोर्टर मुल्क में से डॉलर लेके जा रहा है। अब यहां एक्सपोर्टर की बात नहीं, यहां मैं सिर्फ इंपोर्टर की बात करूंगा। इंपोर्टर ने कोई मशीन इंपोर्ट की, मशीन इंपोर्ट की, उसने उसकी पेमेंट करनी है अगस्त 31 को 2021 को। ये जब वो है जी मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स चला गया बैंक के पास। उसको खर्चा है कि डॉलर कहीं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना कर जाए। वो बैंक से आज बात करता है कि मैं आपसे 31 अगस्त को डॉलर खरीदूंगा 151 रुपए का।
151 के हिसाब से आज ही सौदा कर लेता है, आज ही 31 गज खरीदूंगा। कब? 31 गज को। कितने का? 151 का। उस वक्त प्राइस चाहे 150 हो और चाहे 154 हो। ये भी फॉरवर्ड कंट्रैक्ट है। ये क्या है? ये भी फॉरवर्ड कंट्रैक्ट है। लॉ कहता है ये भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, ये भी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। 150 का होगा या 152 का होगा। 150 का होगा तो मिस्टर एक्स की किस्मत, 152 का होगा तो बैंक की किस्मत। एक 150 का होगा तो मैक्स को नुकसान है, 152 का होगा तो बैंक को नुकसान है। कहता ये भी स्पेकुलेशन बिजनेस है। तो स्पेकुलेशन पहले से डिफाइन किया और साथ ही स्पेकुलेशन बिजनेस को एक्सेप्शनल बात की। लो जी, डेफिनेशन खत्म होगी स्पेकुलेशन बिजनेस की। उधर आ जाइए। कहता देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि दोनों बंदे, एक बंदा वो स्पेकुलेशन बिजनेस भी कर रहा है और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस भी कर रहा है। एक बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस भी कर रहा है और नॉन स्पेकुलेशन। कहता दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट से अलग मेंटेन करनी है, दोनों का प्रॉफिट लॉस अलग, और दोनों का जो है वो बैलेंस शीट, यानी कि उसके सारे, उसके हर चीज अलग अलग मेंटेन करे। जरा 2 मिनट के लिए प्लीज होल्ड कीजिएगा आप। ले जी, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, यहाँ वो कह रहा है कि जनाब अलग अलग आपने मेंटेन करना है। स्पेकुलेशन बिजनेस में कोई लॉस आ रहा है वो बिल्कुल बुक्स ऑफ अकाउंट से ज्यादा नहीं, उसके खर्चे अलग होंगे। ज़ाहिर स्पेकुलेशन का और खर्चा है, नॉन स्पेकुलेशन का और खर्चा है। अच्छा, लॉस की बात जहां भी आएगी वो आप छोड़ दीजिएगा बेटा। जहां भी लॉस की बात आएगी तो वहां छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि लॉस का चैप्टर मैंने अलहदा पढ़ाना है, इसलिए लॉस का कोई भी लफ्ज आपने मेरे से डिस्कस नहीं करना। आगे चलिए, बल्कि इसको बेशक आप छोड़ दें। ये टैक्स एप्लीकेशन, ये देखें जी, ये हमने 2 एग्जाम्पल बनाई हैं, ये आप पढ़िएगा। स्पेकुलेशन का अलहदा निकाला है और वो पीछे 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 ये ट्रेडिंग बिजनेस, ये नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है। ये ट्रेडिंग बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन बिजनेस है। अलग अलग दोनों के अगर कोई कॉमन एक्सपेंडिचर होंगे बेटा, जाहिर है जब आप एक ही जगह पे बिजनेस करते हैं, कुछ होते हैं अनएलोकेटेबल एक्सपेंडिचर्स, कुछ होते हैं अनएलोकेटेबल एक्सपेंडिचर्स। जो अनएलोकेटेबल होते हैं वो कॉमन एक्सपेंडिचर होते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता बिजली का बल्ब लगा हुआ है स्पेकुलेशन डील करता है, ये बिजली का बल्ब जो है वो नॉन स्पेकुलेशन डील करता है।
उसको फिर अपोर्शन कर देते हैं। अपोर्शन किस बात कैसे करते हैं? सेल बेस पे। अपोर्शन 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 समझते हैं? एनीबॉडी एनीबॉडी अपोर्शन समझते हैं जी? कोई हाथ खड़ा कर दो जी। अली अदर क्या होता है जी अपोर्शनमेंट? सर उसका हिस्सा उसके सेल की बेसिस पे उसको डिवाइड कर सेल देना, की एक बेसिस परचेज। पे इकाई का कायदा सादा। 100 रुपया सेल 60-40 है, तो अगर आपका कॉमन एक्सपेंडिचर 100 रुपया है तो 60 उसको डाल दो, 40 उसको डाल दो। ठीक है, इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। ये देखें, ये अपोर्शनमेंट हुई हुई है। किस बेस पे हुई हुई है? ग्रॉस रेवेन्यू के बेस पे हुई हुई है। ये देखें, ग्रॉस रेवेन्यू के बेस पे हुई हुई है। 1 मिलियन डिवाइड बाई 12.4, 24 उसका खर्चा था, 1 मिलियन खर्चा था, और उसको तकसीम करके उसके हिस्से में डाल दिया। आगे चलें जी। एडमिसेबल डिडक्शन लें जी, ये बड़े बात। कहता जी जौन सा जस्टिफाइड खर्चा आप एक्सपेंस क्लेम कर लो। ला बड़ा खुले दिल से कह रहा है, जौन सा जस्टिफाइड खर्चा है वो आप एक्सपेंस क्लेम कर लो। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने बेटा ये ए पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं अभी। आपने इसका चैप्टर पूरा लहजा आना है। ये पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स, ये आगे जाके पढ़ेंगे। ये जो दो चीजें ना, ए और बी, अब ये आप खुद पढ़ेंगे अभी। ये ए, आगे चलें, ये सारा आप खुद पढ़ें। आगे चलें, ये यहां तक चलें जी। कोई सवाल तो बोलें जी, खुद पढ़ें जी।
जी जनाब, एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन जी? कैसा कमाल है कि 46 से पढ़ने को दिया 43 रह गया यार। ये तो लिंक किसी ने पकड़ो और ये निकाल दो वैसी क्लास से। पी को अटेंडेंस लें पढ़ने के लिए दूंगा, जैसे जो ड्रॉप होंगे ना तो उनको फारिग करेंगे वैसे क्लास से। ना हेलो जी, एनी क्वेश्चन जी? हाँ, अब लॉक कर दो मेरे। जी रेहान शेख। जी रेहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर जो हम जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पे करते हैं सर, ये टैक्स ईयर के अकॉर्डिंग पे करते हैं अभी हम? हाँ नहीं, ये सरकार का अपना हिसाब है। अपना हिसाब है सर। यहाँ पे जो अब फोर्थ पॉइंट है डिडक्शन में, अगर हम कोई बिजनेस रिलेटेड टैक्स पे करेंगे हाँ तो वो सर, वो लेस अगर होगा। जब पे लोकल लेस टैक्स, हो, लोकल टैक्स लेस होगा, लेस होगा। लोकल टैक्स हाँ लेस होगा सर, अगर लोकल हमने टैक्स यानी लेस। इनकर हो गया हो। हाँ जी, वो आप अगर पेबल के साथ चलते तो पेबल के साथ बुक कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है सर। ठीक। एनी अदर थैंक क्वेश्चन जी? यू सर। बड़ा खुला ओपन एंडेड कहा गया जी, जोन सा एक्सपेंडिचर बिजनेस रिलेटेड है। बेटा एक्सपेंडिचर वही लेस होना जो बिजनेस रिलेटेड है। ऑल एक्सपेंडिचर, अगर मैं पूरी इनको शॉर्ट फॉर्म करूँ ना तो मैं बड़ा सिंपलीफाई करता हूँ कि ऑल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द अर्निंग ऑफ सच इनकम। ऑल एक्सपेंडिचर मैं फिगर लिख देता हूँ, अगर मैं इसको सम अप करूँ, प्लेन पेज पे आइएगा। कौन सी एक्सपेंडिचर लॉएबल है? अब जो मर्जी कहते रहे, मैंने वांट टू ज्वाइन रूम में रहने दें। हाँ, मैंने लॉक कर दिया वैसे ही। ऑल एक्सपेंडिचर incurred wholly and exclusively for the purpose of, करते रहो वेट, इनको करने दे वेट, इनको कौन सा आवाज जा रही होनी है, ये बाकियों की नसीहत है। all expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of earning of such income, अर्निंग ऑफ उस इनकम को अर्न करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग ऑफ सच इनकम आर अलाउएबल एक्सपेंडिचर्स। अब बहाना पता क्या होगा? अब सर वो नेट चला गया हमारा, टिकटॉक कर दे, नेट नहीं जाता। अलाउएबल एक्सपेंडिचर, अलाउएबल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, and personal nature are not allowable. Are not allowable. ना पर्सनल नेचर का खर्चा आपको अलाउएबल है और ना आपको कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अलाउएबल। लेकिन ये मैंने सम अप कर दिया पूरी बात का जी, ये लिख लें जी। ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग ऑफ सच इनकम, उस इनकम को अर्न करने के लिए जो खर्च किया गया वो अलाउएबल एक्सपेंडिचर है कैपिटल नेचर का, और जो है वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउएबल नहीं है। चलिए उधर आइए। ये बात कहा जी, आपके कुछ बिजनेस के लिए एनिमल भी यूज होते हैं, और जैसे गुजरा वाले में वो कहता था जनाब वो जी मैंने गधे रखे हुए हैं यार, गधे किराए पे देता हूँ, तो जाहिर है वहां भी तो एक्सपेंडिचर है ना, कहता वो भी डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन आपको अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन अवेलेबल है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस शुरू करने से पहले जो खर्चे होते हैं वो आपको अलाउएबल है। लेकिन भाइयों ये पढ़ेंगे सारे के सारे अगले चैप्टर में, आगे चले। अमेलगामेशन, दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं तो उनके एक्सपेंडिचर होते हैं, लीगल एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल एडवाइजरी है, कोई अदर एक्सपेंडिचर, वो भी आपको अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। अगर आप बैंक को
ज़ाहिर है मैं बैंक से लोन लेता हूँ, उसका कोई मार्कअप देता हूँ, वो भी अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। कोई मार्कअप दूंगा, लेकिन वो कैपिटल बोरो किया जाए फॉर द पर्पस बिजनेस, कैपिटल बोरो किया जाए फॉर द पर्पस। ये बात तो आपने हमेशा याद रखनी है। खर्चा वो ही मिलना है जो बिजनेस से रिलेटेड है। यहां मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, तो बेटा ये मेरा एसेट है, इसके ऊपर डेप्थ मिलेगी। मेरे घर में एसी लगा, ठंडी हवा हो ही देता है, लेकिन वो उसके ऊपर डेप्थ हमें नहीं मिलेगी। आगे चलें जी। ले जी, ये हम कल पढ़ना शुरू करेंगे जी। वेरी इंपॉर्टेंट, डिडक्शन नॉट डिडक्टिबल। खुदा हाफिज। Recording